एक फ़िल्म आई थी शोले और उस फ़िल्म का एक डायलॉग था कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, हमारे रहते हुए इस जेल में सुरंग नहीं हो सकती। उन अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून को लेकर इस संसद में गृह मंत्री अमित शाह संसद के आखिरी दिन एक 3 बिल लेकर आते हैं, पेश करते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने के काले कानूनों को ख़त्म करने का प्रावधान किया जाता है। वो तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चले जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी उसको देखेगी और उसके बाद उस बिल को अगले सत्र यानी शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। ये एक ऐतिहासिक घड़ी थी भारतीय इतिहास में या भारतीय राजनीति के इस संसदीय 75 साल के स्वर्ण काल में जब देश चल रहा है कि दो सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष प्रश्न और मैं आपके साथ संजय सिंह। अपने इस विशेष कार्यक्रम संजय नामा में आज हम बात करेंगे संसद और संसद से जुड़े हुए उस महत्वपूर्ण विधेयकों पर जो मानसून सत्र में पास हुए हैं या मानसून सत्र में पेश किए गए हैं। लगभग 25 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें से 23 के करीब बिल दोनों ही सदनों से पास कर लिए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पेश किए गए, जिसका जिक्र खुद अपने अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि विपक्ष ये नहीं जानता है कि उसको जनता की चिंता है या नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बिल थे जो जनता से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे, जो देश के कई महत्वपूर्ण विषयों से ताल्लुक़ रखते थे, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस विषय को हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी उठा चुके हैं कि क्या वाकई में विपक्ष या इस देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी बातों को लेकर या देश के समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं या सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति करने में ही चिंतित रहते हैं। तो ये एक सवाल हमने किया था और तमाम उस पर प्रक्रियाएँ भी हमें मिली थी, लोगों ने उस पर प्रक्रियाएँ अपनी दी थी। तो इन बातों को देखा जाए तो 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर हम इस अपने कार्यक्रम में प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताएंगे। जो पहला महत्वपूर्ण बिल था जिसको लेकर मानसून सत्र की पूरी राजनीति चल रही थी, वो था दिल्ली सेवा अधिनियम बिल। दिल्ली सेवा अधिनियम बिल के तहत कुछ ऐसे कानून को और कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें उपराज्यपाल की भूमिका अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री की भूमिका उसमें नगण्य हो जाती है और उपराज्यपाल एक तरीके से दिल्ली टेरिटरी और दिल्ली के एक शासक हो गए और अब उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, जो आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है वो उनके अधिकार क्षेत्र में हो गए। यानी अब उपराज्यपाल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करेंगे। मुख्यमंत्री की भूमिका इसमें नगण्य हो गई। एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देते हैं तो फिर उस राज्य के दर्जा देने में क्या ये उचित है या क्या ये सही है कि मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता कि आप दिल्ली के उस इलाके को ही केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर देते, सेंट्रल के अंडर में कर देते और जो बचा हुआ दिल्ली का भाग है जहां आम पब्लिक रहती है, जो कॉलोनियाँ हैं, उनको आप दिल्ली का एक क्षेत्र घोषित कर देते जहाँ पर दिल्ली सरकार अपने नियम कानूनों को चलाती और जो लुटियन जोन जिनको हम कहते हैं, जो दिल्ली का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ केंद्र सरकार है, जहाँ से पूरे देश की सरकार चलती है, उसको केंद्र अपने हाथ में रखता है। लेकिन जो बिल पेश किया गया, जो अध्यादेश आया था, उसको बिल बनाया गया, राष्ट्रपति ने आज उस पर सिग्नेचर भी कर दिया और वो बिल आज कानून बन गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण था डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसकी बात हमारे देश में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 80 करोड़ लोग आज मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें डेटा होता है, हमारा डेटा होता है। हमारा डेटा कितना सुरक्षित है इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अगर आप देखें तो इस सारी दुनिया में इनके ऊपर कहीं ना कहीं 40,000 करोड़ रुपये, 25,000 करोड़ रुपये तक फाइन लगा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं इंटरनेट मोबाइल यूज़र भारत में है। भारत में डेटा कितनी सुरक्षित है, डेटा हमारा कितना सुरक्षित है, इसको लेकर चिंता होनी चाहिए।
सदन में इस बात को लेकर बहस होनी चाहिए, आम जनता की बातों को रखना चाहिए, लेकिन शायद चाहे विपक्ष हो उस चीज़ की चिंता नहीं थी। वो विरोध कर रहे थे जब ये बिल पेश हुआ, जब ये बिल पास हुआ। इसके अंदर 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ 250 करोड़ तक का जुर्माना सरकार ने रखा है। कुछ नियम बनाए हैं जिससे आम व्यक्ति की निजता सुरक्षा का हनन न हो, कंपनियों के ऊपर वो कानून लगाए जाएं जिससे कि हमारी जो डेटा है, जो हमारा डेटा है वो प्रोटेक्ट हो, वो सुरक्षित रहे। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण विधेयक थे जिस पर चर्चा नहीं हुई। जो तीसरा आखिरी दिन कुछ ऐसे बिल आए जिनको लेकर बहुत ज़्यादा शोर नहीं था, हल्ला नहीं था, लेकिन ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत थे। वो दो थे। हमारे देश में 1860 से लगा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड है, 1898 से लगा जो भारतीय न्याय संहिता है, और 1872 से लगा जो भारत में कानून है। उन तीनों की जगह नए 3 बिल गृह मंत्री ने पेश किए। इन बिल को पेश करने का मूल मकसद ये था कि इस देश के जो पुराने कानून हैं, जो 200-150 साल पहले बनाए गए थे, उन कानूनों को किस तरीके से हटाया जाए, ख़त्म किया जाए और उनकी जगह नए कानून को लाया जाए। क्यों? क्योंकि जब वो कानून बने थे तब न तो सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना था, न उस आज की टेक्नोलॉजी थी, न इस तरीके की चीज़ें थी। इसलिए उन कानूनों का उस समय तो उपयोग था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वो कानून अपने लिए बनाए थे, अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, भारतीयों को दबाने के लिए बनाए थे। इसलिए उस समय राजद्रोह का प्रयोग किया गया था। राजद्रोह के लिए कोई कानून नहीं था, उसमें किसी भी की सुनवाई करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। लेकिन आज उसको बदला गया है, उसके लिए विचार किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। ये देश की आम जनता, जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा रोज़ किसी न किसी कानून से टकराव होता है। किसी न किसी कानून के तहत हमारे जीवन में कोई न कोई चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीसी में 511 धाराएं थी, जो अब 365 हो जाएंगी। 175 धाराएँ बदली जाएंगी, कुछ उसमें घटाई जाएंगी, 9 नई जोड़ी जाएंगी। इसी तरीके से जो सीआरपीसी है उसमें 533 धाराएं हैं, बचेंगी। 160 धाराएं बदली जाएंगी, 9 जुड़ेंगी और 9 ही खत्म होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव भारत के इंडियन पेनल कोड जो भी आरपीसी है उसमें हो रहा है। और कानून का बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो भी ट्रायल होता था, ट्रायल के नाम पे एक लंबा समय कोर्ट में खपा दिया जाता था। लेकिन अब सरकार चाहती है कि इसका एक टाइम पीरियड बाउंड किया जाए कि आप 180 दिनों के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल करना है, उसकी सुनवाई करनी है, और छोटे मोटे केस हैं उसको 1 साल के अंदर आपको निपटारा कर देना है। क्यों? क्योंकि भारतीय कोर्ट की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा ट्रायल केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। 4.4 करोड़ केसेस जो निचली अदालतों में हैं वो चल रहे हैं। और इन सब केसों को ख़त्म करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना पड़ेगा और अपने कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा। अमित शाह ने जब ये चीज़ें रखी संसद कमेटी को, ये क्योंकि ये ड्राफ्ट संसदीय कमेटी के पास जाएगा, वो इसका अध्ययन करेगी, उसके बाद ये कानून मंत्रालय के पास जाएगा, कुछ कानूनविद भी इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये बदलाव आपके सामने आएंगे। जो मेन चीज़ थी अभी तक, जो पत्रकार बंधु थे, जो यूट्यूबर्स, जो पत्रकारिता है, जो तमाम तरीके की पत्रकारिता है, उसके लिए कोई कानून नहीं था। सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, किसी भी व्यक्ति को उठाकर उसके ऊपर राजद्रोह का केस लग जाता था और उसके बाद 124A के तहत उसको सज़ा या सुनवाइयाँ होने लगती थी। अब उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसकी जगह देशद्रोह आने वाला। देशद्रोह में कई बातों को शामिल किया गया है और इसके तहत 7 साल से उम्र कैद की सज़ा उसमें दी जाएगी। आतंकवाद जो शब्द है उसको भी अब नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग, जो पिछली जब से मोदी सरकार बनी है तब से ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है।
मॉब लिंचिंग को लेकर इस देश में कोई कानून नहीं था। जो कानून थे उन्हीं के अंदर इसको देखा जाता था, यानी धारा 302, 147 और 148 जो धाराएं हैं, इन्हीं के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को देखा जाता था। मॉब लिंचिंग पर कानून न होने का फ़ायदा वो समूह उठाता था जो मॉब लिंचिंग करता था। उसमें तमाम मॉब लिंचिंग में मौतें हुई हैं। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, सरकार इसके लिए कानून बना रही है और इसमें अब सज़ा जो है 7 साल से लेकर सजाए मौत तक भी आपको मिल सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। 180 दिन में चार्जशीट दाखिल करना है, ट्रायल के बाद 30 दिनों में फैसला सुनाना पड़ेगा। ये लोअर कोर्ट के लिए आदेश दिया गया है। कोई भी केस अगर पुलिस दर्ज करती है उसको पूरे केसेस की वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सुनवाई कर सकती है उस केसों की। यानी ये जो बदलाव है ये टेक्नोलॉजी के भी बदलाव है, क्योंकि अब तक जो भी कानून थे वो बहुत ही पुराने थे। 160 साल 170 साल पुराने कानून थे, वो उस समय के अनुसार बने हुए थे। अब ये सारे बदलाव किए गए। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है जो आखिरी दिन, संसद के आखिरी दिन आई है ये सारी बातें, और ये तीनों जो है संसद के पटल पर रखी गई हैं। इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद संसदीय जो कमेटी है वो तय करेगी कि ये बदलाव उचित है या अनुचित है। अगर ये बदलाव हैं तो कितने बदलाव इसमें होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि संसद में अगर इस बात को पहले रखा जाता तो थोड़ी बहुत चर्चाएं भी होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं वो आज़ादी के स्वर्णिम काल में उससे हम छुटकारा पाएंगे। कई ऐसे पुराने कानून थे, कई ऐसे नाम थे जिनको लगातार सरकार ने बदला है और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है। उसी की तरफ बढ़ाया गया ये एक कदम है कि हम उन गुलामी के प्रतीकों को, गुलामी से जुड़े हुए कानूनों को जो अब तक हमारे ऊपर थोपा गया था, जो अब तक हमारे ऊपर लादा गया था, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। सरकार का ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि आम जनता जो भी इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो इस बात को जानें कि जो बदलाव हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। अगर इन चीज़ों से जुड़ी हुई आपके पास कोई भी समस्या, कोई भी सवाल है तो आप हमारे इस नीचे चल रहे वेबसाइट, इन एड्रेसेस पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। उसका हम जो कानूनी विद हैं उनके साथ उसका निवारण करेंगे, उस सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हम अपने विशेष प्रश्न जो हमारा चैनल है इसके द्वारा जो हमारी टैग लाइन है, सवाल जो नहीं पूछे गए, जो अब तक नहीं पूछे गए सवाल है, वो सवाल हम सरकार से, वो सरकार हम विपक्षी नेताओं से, जो विपक्षी पार्टियाँ, उन सब से पूछने का सवाल करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि सवाल जो अब तक लोग नहीं पूछे उन सवालों को हम पूछें, उन सवालों का जवाब दें। संजयनामा जो साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा है, इस कार्यक्रम में और किन किन विषयों पर हम बात कर सकें और किन किन मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती है, आपकी हो सकती है, जनता की हो सकती है, तो उन मुद्दों को आप हमें बता सकते हैं। हम उस मुद्दों पर अपने अनुभवी एक्सपर्ट लोगों से राय लेके उस पर अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बातों को पहुंचाया जाए। और हम ये प्रयास करेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को और लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। कि 2 सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है।